Good morning students and welcome back to our video YouTube channel. So today we will start our new lesson, money and credit. First of all, we should know what is money and credit. Two things we have to study here, money and credit. Before going to our topic, first we will take some introduction. Why the money was evaluated or invented. The word which is inversely related with it, it was barter system. Barter system. What was that? Barter system includes the exchange of goods. It means A wants wheat, B wants shoes, right? And B produce wheat and A produce manufacture shoes. In this way, A will search that person who have wheat with him, and that B have also the need of shoes, right? It means A के पास शूज हैं और B के पास वीट है, और A को चाहिए क्या? वीट, और B को चाहिए शूज. तो इन दोनों का आपस में मिलना जरूरी है. इट मीन्स इस मिलने को कहते हैं, या एक दूसरे की वांट्स का दूसरे के ऊपर डिपेंड होना कहलाता है को इंसिडेंस ऑफ वांट्स. ये पहला फीचर था किसका? यह है किसका? बार्टर सिस्टम का, वांट्स. ठीक है साहब. अब ये ए को बी को ढूंढना पड़ेगा और बी को ए को ढूंढना पड़ेगा, तब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे. तो उसको हम कहेंगे क्या? को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, राइट. सेकेंड पॉइंट है आपका डिटर्मिनेशन या डिटरमाइन ऑफ वैल्यू. यानी कि 1 किलो गेहूं के बदले में कितने जोड़ी शू मिलेंगे. हाउ मच पेयर ऑफ शू कैन बी बॉट इन प्लेस ऑफ 1 kg वीट, राइट. मीन्स ये डिपेंड करता है कि किसको जरूरत ज्यादा है. इट मीन्स यदि ए को जरूरत ज्यादा है किसकी? वीट की, तो इस वीट का जो डिटर्मिनेशन है वो कौन करेगा? वो करेगा आपका बी. ठीक है. और यदि बी को ज्यादा जरूरत है किस चीज की? शूज, वीट की. ठीक है, बात समझ में आ गई है. ए को जरूरत है वीट की, बी को जरूरत है शू की. ठीक है. शू किसके पास है? ए के पास. और वीट किसके पास है? बी के पास. तो ऐसे में इसका डिटर्मिनेशन जिसको जरूरत ज्यादा होगी, नीड्स मोर. ठीक है साहब. ये आपकी हुई सेकंड फीचर. थर्ड फीचर क्या कहता है साहब? कि डेफर्ड या फ्यूचर पेमेंट. फ्यूचर पेमेंट कि आज जो चीज दी जा रही है 10 साल में, 5 साल में, 1 साल में, 1 वीक में, हाउ मच अमाउंट वुड बी रिटर्न फॉर टू दैट पर्सन. तो ये 3 चीजें आपकी फीचर भी कह सकते हो, या एक तरीके से आप इसकी डिमेरिट भी कह सकते हो. यानी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हमें एक ऐसी चीज का इन्वेंशन की जरूरत पड़ी जो कि इन कमियों को पूरी कर दे. और वो कमी पूरी की किसने? मनी ने. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि मनी क्या है? मनी विच कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब समझ में आ रहा है बेटा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट मीन्स अब अपने पास जो चीज है, कौन? मनी, उसका सबसे बड़ा फीचर है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब पता है अपन को क्या?
कि मेनली चीजों का अदल बदल करना। अब देखिए, इस मनी के कारण आपकी ये 3 जो डिमेरिट्स हैं किसकी, बार्टर सिस्टम की, वो वी कैन सॉल्व इट। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, both the persons have their own thing and they want once another things, एक दूसरे को एक दूसरे की चीज की जरूरत है। तो ऐसे में क्या करेगा बंदा, ए जाएगा अपने शूज को बेचेगा और मनी ले लेगा। मनी के बाद में वो उस मार्केट में जाएगा, उस जगह पर जाएगा जहां पर उसे इजीली क्या मिल जाए, वीट मिल जाए। ठीक है, क्योंकि उसको वीट की जरूरत है, ये नीड है इसकी, ये नीड है इसकी। ठीक है, ए शूज बेचेगा और वीट ले लेगा, बी शूज वीट लेगा, ठीक है, और शूज बेच देगा। कहां आ रहा है, कौन आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है, मनी आ रहा है। ठीक है, तो अब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, कौन सी, कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। अब इसी के साथ दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, क्या, डिटरमाइन ऑफ वैल्यू। जोड़ी जूते यानी 1 पेयर ऑफ शूज की कीमत होगी, वो मनी में लौट चुका दी जाएगी और अपने शूज खरीद लिए जाएंगे या वीट खरीद दी जाएगी। अब चाहे 100 रुपए ले रहा है तो अगले 2 साल में, 1 साल में, 5 साल में वो पैसे का पेमेंट विद इंटरेस्ट वापस कर देगा, जो अपन ने पढ़ रखा है थोड़ा सा 8th क्लास के अंदर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और ये लेसन, ये टॉपिक इसमें भी आएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, पहले एक बार बताओ कि ये तो अपन ने पढ़ लिया, क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसका फीचर है, खास फीचर किसका है, मनी का है। अब एक बार बताओ, उस बंदे को क्या कहते हैं, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन समझ लो, चाहे कोई इंडिविजुअल समझ लो, चाहे इंस्टीट्यूशन समझ लो। ठीक है, जो मनी में डील करता है, डील इन मनी, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बैंक। ये भी अपन को याद रखना है, क्योंकि बैंक मनी के ट्रांजैक्शंस में, मनी के इश्यू में, ठीक है, मनी के एक्सचेंज करने में अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। अब सबसे पहले मॉडर्न फॉर्म तो अपन बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले करेंसी को तो देखो, व्हाट इज करेंसी। देखो, करेंसी वो फॉर्मेट हो सकता है, वो मेटल हो सकता है, वो मटेरियल हो सकता है, ठीक है, या फिर लाइव स्टॉक्स हो सकते हैं। अब ठीक है, लाइव स्टॉक का मतलब पता है ना क्या है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है, अब इसके अंदर पहले यदि अपन बात करें पुराने टाइम की, तो पुराने टाइम पर कौड़ी 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 का यूज होता था। कौड़ी क्या होती है, जैसे शादियों में लड़कियां और वो लड़के क्या करते हैं, रेड कलर के धागे में रोली मोली कहते हैं, उसके अंदर व्हाइट व्हाइट कलर के बड़े बड़े शी शेल्स डाल देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कौड़ी कहते हैं। ठीक है, आपकी कौड़ी हो गई, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गई, सिल्वर हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी किस में आती थी, प्रीवियस मेटेलिक, प्रीशियस मेटेलिक मेटल्स। ठीक है ना, कि मेटेलिक कह लो या मेटल्स कह लो, उसके अकॉर्डिंग आपके चला करते थे। आपको याद है ना, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, क्या कहते हैं, 3 पागलपंथी के काम किए थे। ठीक है, एक तो अपने कैपिटल को यहां से लेकर और कहा नीचे साउथ के अंदर लेकर गया था। ठीक है, दिल्ली से तुगलकाबाद। ठीक है सर, उसके बाद में उसने वहां से गया था, क्या कहते हैं, करेंसीज के लिए उसने चेंज किया था, स्किन के बदले में गोल्ड मेटल्स चलाए थे। ठीक है, और उस लोगों ने स्किन की डुप्लीकेट बना के उसका कर लिया था। और तीसरा था आपका मेनली इस आने जाने में, ठीक है, उसकी दिल्ली से लेकर जहां पर उसने अपनी जगह कैपिटल करी थी, वहां पर उसने लोग काफी ज्यादा मर गए थे, तो वो भी गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स भी आपकी करेंसी में आते हैं थे। ठीक है, आज भी अपन दिवाली के टाइम पर चांदी का सिक्का खरीद के लाते हैं, हेड एंड टेल वाला, राजा जॉर्ज वाला। ठीक है, तो मेनली पहले टाइम पर इस तरह की आपकी करेंसी हुआ करती थी। दूसरी है लाइव स्टॉक। लगान मूवी देखी होगी आप सबने, उसके अंदर वो कहता है कौन, भुवन। ठीक है, त्रिभुवन नहीं, भुवन कहता है क्या, गौरी से, क्या भाई मेरे घर पे इतना इतना सामान है, इतनी भेड़ है, इतनी बकरियां हैं और पीपल का बड़ा पेड़ है। तो वो क्या दिखा रहा था, अपनी वेल्थ दिखा रहा था।
यानी जानवरों से भी वेल्थ का पता चलता था, तो जानवरों को भी करेंसी के रूप में लिया दिया जाता था। ठीक है सर। तो आज के टाइम पर आपके क्या हैं, एक तो कॉइन्स हैं आपके और एक आपके पेपर नोट्स हैं, पेपर नोट्स। ठीक है। पहले पीतल के सिक्के भी चला करते थे, ठीक है, गिल्ड के सिक्के भी, अब आयरन के चलने लग गए हैं। पर मेनली ध्यान रखना है करेंसी की एक्चुअल वैल्यू जितना उसके ऊपर मार्क होता है वो तभी उस करेंसी की वैल्यू जानी जाती है। नहीं तो खाली टुकड़ा लोहे का चाहे कितने ही ज्यादा बड़े हों वो सिर्फ एक लोहे के भाव में जाएंगे। ठीक है, उसके अमाउंट में, उसके पैसे के रूप में नहीं जाएगा वो। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। यानी जिस चीज की करेंसी बन रही है उस मटेरियल की एक्चुअल वैल्यू बहुत कम होती है यदि उसके अंदर उसकी मार्किंग ना हो। भाई 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का है या 2 रुपए हैं। ठीक है, तो मेनली यहां पर आपने ये मॉडर्न फॉर्म्स पढ़ी हैं पहले की, उसके अंदर लाइव स्टॉक भी शामिल हो जाती थी। और आज के जो मॉडर्न फॉर्म है वो आपकी क्या है, पेपर करेंसी और कॉइन्स, ये आपकी करेंसी में आते हैं। ठीक है, एटीएम प्लास्टिक मनी के रूप में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलिए। आगे अब ये सारा काम कौन करेगा करेंसी को इशू करने का? ठीक है, वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ठीक है, अब आरबीआई का फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए भाई, इतने तो आप पढ़े लिखे बच्चे हो ही हो, आपने 8th क्लास में भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, आरबीआई क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, या जिसको अपन कहते हैं अपेक्स बैंक या बैंकों का बैंक, बैंकर ऑफ द बैंक। अब ठीक है, तो मेनली इसका मेन काम आपके 3-4 हैं, वो अपन को याद रखने हैं, आप नोट करते चलिए। सबसे पहला है इशू ऑफ करेंसी, इशू ऑफ करेंसी। ठीक है सर। दूसरा है आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इसका डिटरमाइन भी कौन करता है, डिटरमाइन। ठीक है, CRR। ठीक है, फिर लोन के ऊपर कितना आपको इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटर्स या इसको ऐसा करो, डिपॉजिट की जगह आप इसको ज्यादा बढ़िया ये रहेगा, बोरोवर्स। ठीक है, फ्रॉम बोरोवर एंड टू लेंडर्स। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर आपका आता है क्या कि बैंक ऑफ या बैंकर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, और फिर आपका आता है सेटल डाउन द डिस्प्यूट्स। कहां लिख दूं मैं इसको, यहां लिख देता हूं। ठीक है, क्या है, सेटलर ऑफ बैंक्स डिस्प्यूट्स। ये आपके कॉमर्शियल बैंक और रिजर्व बैंक के क्या हैं, वर्क हैं। ठीक है, और ध्यान रखना यही एक ऐसा बैंक है जो किसी भी कंज्यूमर का खाता नहीं खोलता है। ठीक है, वो सिर्फ किसका खाता खोलेगा, कॉमर्शियल बैंक्स का। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्या, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब देखो सर, भाई हमारे हिसाब से तो देखो बैंक्स क्या है, बेवकूफ है, सबसे बड़े बेवकूफ हैं। सर आपने ऐसा कैसे कह दिया? पर देखो मेरा क्या मानना है कि बैंक हमसे लोन लेता है, ठीक है, क्योंकि हम बैंक को पैसा जमा कराते हैं।
वो खुद कहता है कि भाई आओ हमारे पास पैसा जमा कराओ और हम आपके पैसे की क्या रखेंगे, सेफ्टी रखेंगे। अब सेफ्टी भी रख रहा है और साथ में हमको एक लालच और दे रहा है। क्या दे रहा है? क्या भाई आप हमारे पास पैसा जमा कराओ अपनी सेफ्टी के लिए और हम आपको साथ में क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। देखो हमारे दोनों काम हो रहे हैं, पैसे की सेफ्टी भी हो रही है और साथ में इंटरेस्ट भी मिल रहा है। पर क्या वास्तव में बैंक बेवकूफ है क्या? नहीं। देखो कैसे, लेंडर है बैंक और साथ में बोरोवर भी है, ठीक है। पर बोरोवर के हिसाब से वो डिपॉजिटर है, ठीक है, साथ में वो आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है। बट लेंडर के रूप में, क्योंकि उसके पास पैसा जमा है, अब वो उस पैसे को खाली तो नहीं रहने देगा। देन व्हाट ही विल डू, ही विल लेंड द मनी फॉर द नीडी पर्सन्स, नीडेड पर्सन, ठीक है। जो उसके लिए अब क्या हो जाएंगे, बोरोवर्स हो जाएंगे, ठीक है साहब। तो ये डिपॉजिट जब उसके पास होगा, यानी जब हम पैसे देंगे तभी तो किसी को उधार देगा दोबारा से, और उन दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिफरेंस होता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दोनों का डिफरेंस होता है, वो हम चीज आगे पढ़ेंगे। अब आपने देखा कि भाई डिपॉजिट कैसे होते हैं, दो टाइम के होते हैं, एक तो टाइम डिपॉजिट होता है, एक डिमांड डिपॉजिट होता है, ठीक है साहब। टाइम डिपॉजिट कितना होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होती है आपकी एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जैसे मम्मी पापा अपनी बिटिया की शादी के लिए एक साथ 2-4-5 लाख रुपए जमा करा देते हैं 10-12 साल के लिए। अब वो बीच में नहीं टूटवा सकते, हाँ टर्म्स और कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो उसको आप एफडी को विथड्रॉ भी करवा सकते हैं बिफोर मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। 10 साल बाद होती तो आप 5 साल बाद में वो आप बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरी होते हैं आपके आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, ये बैंक्स में भी होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या कहते हैं, हर महीने एक फिक्स अमाउंट होता है, उसको हम बैंक में जाके जमा करवा देते हैं और उसके बाद में अपन को इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो दो टाइप के आपके डिपॉजिट हो गए, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के अंदर पहला है आपका फिक्स डिपॉजिट और दूसरा है आपका रिकरिंग डिपॉजिट। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब डिमांड डिपॉजिट आपके दो टाइप के होते हैं साहब, एक तो होता है आपका एसबी सेविंग बैंक, ठीक है साहब, सेविंग बैंक अकाउंट। नॉर्मल जो मीडियम पर्सन के लोग, मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, वो बेसिकली सेविंग बैंक अपना खुलवा लेते हैं। दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट। देखो ध्यान रखना, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट बेसिकली किनके लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है, ठीक है, ठीक है। बिजनेसमैन, सीधी सी बात है, इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो आपके दो हो गए, सेविंग बैंक अकाउंट जो कि एक नॉर्मल आदमी के लिए, मिडिल क्लास की फैमिलीज के लिए होता है, ठीक है, जिसमें आप हर महीने जमा कराओ तो नहीं कोई बात नहीं, पर मिनिमम बैलेंस होना जरूरी है। हाँ ध्यान रखना, हर एक कॉमर्शियल बैंक का मिनिमम अमाउंट अलग अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं हम। ये आपका पूरा होता है, दो टाइप के आपके डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। ये आपको जब मर्जी जब आप पैसा निकलवा सकते हैं। ये टाइम पूरा होने के बाद में यदि उससे पहले आपको जरूरत पड़ती है तो बैंक की टर्म्स और कंडीशंस को आप पूरा करके इनको पहले भी फिनिश खत्म करवा सकते हैं, मैच्योरिटी जल्दी ला सकते हैं, ठीक है। अब आपका अगला आता है एक इसके अंदर, ठीक है, और वो आता है आपका क्या, ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है टॉपिक कौन सा, इसी के अंदर जो करंट में चल रहा था, डिपॉजिट्स विद बैंक। देखिए चेक, स्पेलिंग अलग है, ये देखिए चेक का आपका डायग्राम बना हुआ है सामने, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चेक और CHEC, इस चेक का तो मतलब होता है भाई हमने काम चेक कर लिया, पर यहां पर वर्ड है आपका CHEQUE, चेक। अब व्हाट इज चेक, देखो अपने मम्मी पापा के पास एक चेक बुक होगी, इतनी लंबी सी चेक होगी, उसके दो पार्ट होंगे, एक छोटा सा पार्ट पहले 2 पार्टों में आता था, अब सिंगल पार्ट में ही चेक आपका आता है, ठीक है। तो चेक आपका क्या है, देखो ध्यान से, आपकी किताब में भी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक ये पेपर है, क्या है, पेपर है, जो बैंक को क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्या कह रहा है कि जिस भी व्यक्ति का नेम ऊपर लिखा हुआ है,
अपसाइडेड, ठीक है। उस व्यक्ति के अकाउंट में, ठीक है, मनी ट्रांसफर कर दो या अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर कर दो, किसके खाते में से, फ्रॉम द अंडरसाइंड पर्सन, ठीक है। जिस व्यक्ति के सिग्नेचर नीचे हो रहे हैं उसके खाते में से उस व्यक्ति को दे दो, ट्रांसफर कर दो जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है। देखो प्रेम कुमार ऊपर लिखा हुआ है, तो प्रेम कुमार के खाते में ये पैसे जाएंगे, किसके खाते में से, सलीम के खाते में से, ठीक है। तो ये इस चेक में जरूरत नहीं है कि वो पैसा लेके जाए, जो बंदा, यानी कि यहां पे कौन, सलीम के खाते में पैसे होने चाहिए, जो ट्रांसफर करना चाहता है किसके खाते में, प्रेम के खाते में, ठीक है। ये पेई कहलाता है, पेई, और ये कौन कहलाता है, पेयर, जो पे करेगा, क्योंकि सलीम ने कोई सामान खरीदा होगा किससे, प्रेम कुमार से, ठीक है। और प्रेम कुमार क्या करेगा, अपने पेमेंट के लिए कहेगा भाई मेरा पैसा दे सलीम भाईजान, तो सलीम भाईजान क्या कहेंगे, यार मेरे पास इतना अमाउंट तो है नहीं, तो एक काम कर, मैं तुमको चेक दे रहा हूं और आपको चेक उस बैंक में जमा करो, आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी कैश ट्रांजैक्शंस को के जो रिस्क है कैश ट्रांजैक्शन का, उस रिस्क को डाउन करने के लिए क्या किया जाता है, चेक के द्वारा पेमेंट किया जाता है, ठीक है। ये आपका पॉइंट यहां पर खत्म होता है। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं, कौन सा, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है, ठीक है, वो आता है आपका लोन, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ बैंक। ओके, लोन एक्टिविटीज वाले जो टॉपिक है उसको मैंने हल्का सा पहले ही आपको आज के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। उसके अंदर क्या था कि मेनली डिपॉजिटर से तो पैसे लेने हैं, ठीक है, और बोरोवर्स को देने हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इसमें एक पॉइंट बताया था, दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि डिपॉजिटर के अमाउंट में जो आपको पैसा मिलता है, यानी हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो तकरीबन 3% होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे डिपॉजिटर्स को मिलता है कितना, 3%, ठीक है। 3% मिल रहा है डिपॉजिटर्स को, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा, ठीक। अब बोरोवर्स को आप बैंक पैसे देगी, अब बोरोवर्स को जो बैंक पैसे देगी वो 3% पे तो नहीं देगी भाई, क्यों नहीं देगी, अरे तो भाई यदि 3% पे देगा तो उसको फायदा क्या होगा भाई, आपके पैसे की सेफ्टी भी कर रहा है वो और आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो दूसरे को उधार भी क्या 3% पे दे देगा, नहीं, वो काफी ज्यादा मात्रा पर देगा, कम से कम आप 10% मानकर चलो। बोरोवर्स को जो पैसे वो दे रहा है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देगा, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पता है ना, व्हाट इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज द अमाउंट पेड बाय समवन टू अनदर पर्सन, दैट्स व्हाई बिकॉज ही इज यूजिंग नेक्स्ट पर्सन्स डियर थिंग, और वो डियर थिंग क्या है, मनी है। यानी पैसे लेंडर से 1 साल 2 साल 5 साल दूर रहेगा, तो इसके बदले में लेंडर को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलना चाहिए, और वो एक्स्ट्रा अमाउंट ही आपका कहलाता है क्या, इंटरेस्ट। ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट कौन लेता है, लेंडर लेता है, किससे लेता है, बोरोवर से लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि उसकी डियर थिंग जो मनी है वो कुछ समय के लिए 1 साल 2 साल 5 साल 1 महीना वो दूर रहती है, तो उसको खतरा बना रहता है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है, किस रूप में, इंटरेस्ट के रूप में। चलिए आगे साहब, अब ये जो डिफरेंस है, बोरोवर से कितना लेगा, रिसीव करेगा
फ्रॉम बोरोवर। ठीक है, और 3% देगा किसको? पेड टू डिपॉजिटर्स। तो ये जो 7% डिफरेंस आया है, ये 7% डिफरेंस है किस रूप में? इनकम ऑफ बैंक्स। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई है। इसीलिए बैंक इज नॉट द बेवकूफ पर्सन और इंस्टीट्यूट कि ही इज गिविंग द सेफ्टी फॉर आवर मनी। ठीक है, एंड द सेकेंड स्टेप, ही इज ऑल्सो पेइंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट वी कैन से टू आवरसेल्फ। क्यों? क्योंकि वो पैसा खाली नहीं रहेगा, इट कम्स इनटू द सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लो। तो इस फ्लो को बैंक ही सर्कुलेट करता है इकोनॉमी या मार्केट के अंदर। तो ये आपकी लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक पूरी हुई, क्योंकि इस इनकम से ही वो अपने रोजाना के एक्सपेंसेस, ठीक है, इनोवेशंस, ठीक है, बैंक के अंदर इनोवेशंस, एसेट्स, ठीक है, या फिर सैलरी देता है। ठीक है, कोई और व्यक्ति आ जाएगा, उसके लिए टी है, फूड है, लंच है, ये सब कहां से आएगा? इस डिफरेंस से आएगा। किस डिफरेंस से आएगा? जो अपना क्या कहते हैं, बोरोवर और लेंडर के बीच में जो डिफरेंस है। ठीक है साहब, ये बात समझना जानी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टू क्रेडिट क्या सिचुएशंस। ठीक है, जैसे कि आपका नया टॉपिक है। तो अभी अपन ने 3-4 चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, टू क्रेडिट सिचुएशंस। क्रेडिट सिचुएशंस। अब सबसे पहले हम ये जाने कि क्रेडिट क्या चीज है। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। एक किसान को मानकर हम चलते हैं। ठीक है, अब किसान बेसिकली क्या है कि 4 से 5 महीने ही एम्प्लॉयड रहता है, किसमें? एग्रीकल्चरल वर्क में। ठीक है, अब बाकी के 8 महीने या 7 महीने वो क्या रहता है? अनएम्प्लॉयड रहता है। ठीक है, अब ऐसे में उसको काफी सारी की जरूरत होगी। ठीक है, अपनी खुद की नीड्स की या रिलेटेड गुड्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट्स की, मैरिज की, कुछ भी एज वाइज एड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, और इस जो पैसा आप वो ले रहा है उसे हम कहते हैं क्या? क्रेडिट। ठीक है साहब, कर्ज लेना। ठीक है, उसको अपन लोन भी कहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई क्रेडिट ही नाम जानेंगे, पर यहां पर बात आती है आपकी क्रेडिट सिचुएशन की। अब क्रेडिट सिचुएशन किसी के लिए बेटर भी हो सकती है और किसी के लिए लॉस्ट भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आपके 2 एग्जांपल्स यहां दे रखे हैं। पहला तो एग्जांपल है आपका फेस्टिवल सीजन का। ठीक है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? एक भाई साहब हैं आपके, कौन? सलीम जी। ठीक है, सलीम एक शूमेकर है, सिंपल सी बात है। उसको कहीं से किसी बड़ी कंपनी से 3000 पेयर ऑफ शूज को बनाने का मौका। ठीक है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब वो पैसे या अमाउंट किस हिसाब से क्रेडिट लेता है? ठीक है, देखिए, इससे 1500 पेयर शूज के पैसे एडवांस में ले लेगा। एडवांस। ठीक है, शूज के पैसे एडवांस में ले लेगा। तो पहला तो ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट। ठीक है, दूसरा, मटेरियल उसके लिए जरूरी होगा, जैसे कि लेदर, ठीक है, पेस्ट, ठीक है,
क्योंकि इतने बड़े का तो छोटा सा शू मेकर है बेचारा, उसके पास इतना सारे पैसे कहां से आएंगे, इतना सारा अमाउंट को एक साथ भी नहीं कर सकता, तो उसको अपना हिसाब किताब बैठाना पड़ेगा। तो पहला तो आपने ले लिया उसने एडवांस, उसके बाद में मटेरियल का हाफ पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो आपका मेनली क्या हो गया, डिपॉजिट करा दिए मटेरियल का, ठीक है। अब मटेरियल के बाद में अपना थर्ड जो वे हो सकता है वो क्या हो सकता है, जो बुक में नहीं है पर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, कि जैसे अपने उसके साथ जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी डेली वेजेस थोड़ी सी कम कर दी जाए, ठीक है। यानी पहले 100 रुपीज पर डे था और अब क्या कर दिया जाए, 50 रुपीज पर डे कर दिया जाए, और उनसे कह दिया जाए कि भाई जब अपना सारा सामान बिक जाएगा या पहुंच जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको 50 रुपीज जितना बैलेंस आपका बच रहा है, ठीक है, बैलेंस, ठीक है, और प्लस आपको एक तरीके से बोनस, ठीक है, ये आपको दे दूंगा। तो उससे क्या होगा, हमें 3 टाइप में, यानी मुझे नहीं, सलीम को 3 टाइप्स में एडवांस मिल गया। यानी सबसे पहले 1500 का, ठीक है, फिर 1000 मटेरियल वाला एडवांस में, ठीक है, यहां पे कंपनी से एडवांस में, ठीक है, एडवांस क्लियर है, और थर्ड नंबर का अपना डिडक्शन हो जाता है। ये तो हुई कंडीशन किसकी, भाई 1 महीने बाद में जब उसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, सबका पैसा उसने वापस लौटा दिया, वर्कर्स को क्या दे दिया, बोनस, वो भी खुश हो गए कि यार महीने पर काम करते हैं 100 रुपीज के हिसाब से, अब देखो बेनिफिट में हमको सैलरी मिल गई बची हुई, और कुछ हमारे सलीम जी ने एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर दिया, ठीक। अब बात आती है किसकी, सपना की। पिछली 9th क्लास में अपन ने तेजपाल और सविता पढ़े थे। तेजपाल आपका लैंडलॉर्ड था, ठीक है, सविता आपकी फार्मर थी, वो उधार लेती थी पैसे किससे, तेजपाल से, और तेजपाल उसको इंटरेस्ट पर पैसे देता था। सेम कंडीशन यहां पर सपना की है। सपना के पास अपने इनपुट्स, ठीक है, इनपुट्स डालने के लिए वो क्या लेती है, क्रेडिट लेती है किसी भी लैंडलॉर्ड से, ठीक है। अब वो लैंडलॉर्ड से पैसा ले तो लेती है, पर उसे उसके ऊपर क्या भी चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे में जब ईयर का, ठीक है, इनपुट है, क्रेडिट है, और लैंडलॉर्ड से वो इंटरेस्ट ले लेता है ईयर एंडिंग में, ठीक है। अब ईयर एंडिंग में जब उसके कल्टीवेशन का टाइम आता है, ठीक है, अब भाई स्टार्टिंग कर दी, ठीक है, और कल्टीवेशन का टाइम हो गया, ऐसे में 4 से 5 महीने, ठीक है, उसको जरूरत पड़ेगी, और 7 कितने महीने, 8 महीने और 5 कितने 7 मंथ वो क्या रहेगा, अनएम्प्लॉयड रहेगा, ठीक है। ये अपन ने पहले पढ़ लिया था, अनएम्प्लॉयड रहेगी कौन, सपना। ऐसे में उसको क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी, और भी कई रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेनली जब कल्टीवेशन का टाइम होता है उसकी जो क्रॉप थी वो क्या हो गई, फेल हो गई, क्लियर है। अब इस लोन को और इस इंटरेस्ट को और नेक्स्ट क्रॉप को उगाने के लिए वो एक और क्रेडिट लेती है, लोन लेती है, ठीक है। तो ऐसे में जब वो लोन लेती है तो उसको चुकाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा कि इतना पैसा वो कैसे चुकाएगी, ठीक है। जब ये कंडीशन आ जाती है तो उसे हम कहते हैं डेट ट्रैप, डेट ट्रैप यानी कर्ज का जाल। अब ऐसे में सपना इजीली नहीं निकल सकती, तो सपना को क्या करना पड़ेगा, ए पीस ऑफ लैंड, उसे क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। यानी कि सपना की कंडीशन शुरू में भी खराब थी, लोन लिया सुधरने की नौबत आती, परंतु वो सुधरती उससे पहले उसकी क्रॉप फेल हो गई और नेक्स्ट क्रॉप के लिए उसने फिर दोबारा से लोन लिया। यानी 2 तो उसके पास लोन हो गए, प्लस 2 टाइम उसका इंटरेस्ट हो गया, जिसको अपन कहते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इस इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई वर्स से वर्सन, बद से बदतर। जबकि यहां पर इस एग्जांपल में सलीम की हालत सुधर गई थी और इस केस में सपना की हालत बिगड़ गई। इसलिए लोन बहुत सोच समझ के हमें लेना चाहिए। तो शायद जहां तक मेरा ख्याल है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।
और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो हम लेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट से आगे का। ठीक है, थैंक यू।